बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी मैं गाने वाला था कि कहाँ हो तुम, चले आओ, कि मोहब्बत का कैमरे का तकाजा है। अच्छा। और जाहिर है कि हमारे एक दोस्त ने लुकमा दिया है कि गुलशन का कारोबार चले, तो गुलशन अपना कारोबार कहीं पर भी कर सकती है, लेकिन बात यह है कि हमें तो अपना कारोबारी ज़िंदगी यहीं पर रखना है। तो बस ये है कि आज जब सड़क पे निकले तो दो इंकशाफात हुए। एक तो ये कि रात की किसी पहर कहीं पे बारिश हुई, दूसरा ये कि सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है और लोगों की छुट्टी है और हमारी नहीं है। ओह, ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ है। ओह जी। बस कर, इतना उदास ना हो, मुझे रोना आ जाएगा। जनाब, ईद की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और इन छुट्टियों को लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरपूर एंटरटेन किए रखेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन से जुड़े रहिएगा। सो ईद के तीनों दिन भरपूर आपके लिए शोज हम लेकर आएंगे और वो जरूर देखिएगा। साथ ही जहां तक टाइमिंग्स का जरा हम आपको बता दें, क्योंकि यूजुअली आपको आदत है, अब आप यूज्ड टू हो गए, रोजाना की बात है, आप 9 बजे ट्यून इन करते हैं अरवाई और हमारा शो देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन तीनों दिन, यानी ईद के पहले दिन, ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन, आप हमारा शो देख सकेंगे 10 बजे से 12 बजे तक। तो ये हम सेल्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम आपको बताएं कि हमारा कल का शो क्या है। पता चले आप 9 बजे उठ के बैठ जाए, आप कहें देखिए अशफाक और सदफ ने हमें बताया ही नहीं, हमारी 1 घंटे की नींद हो गई। फिर 1 घंटे की नींद लेते लेते आप पता चले 12 बजे आपकी आंख खुले। फिर हम क्या करें? हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुर्बानी भी करनी है। तो हमने कहा थोड़ा सा रिलैक्सेशन होनी चाहिए। तो कुर्बानी का जो काम है वो 7 बजे से लेके आप 9 बजे 9:30 बजे तक भी होती रहे और टीवी भी ऑन रहे, ताकि आप जो है ना सारे जो हम आपको मजे के चुटकुले और बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, नुस्खे बता रहे हैं, क्या करना चाहिए, डिशेस बता रहे हैं, वो सब देखते रहिएगा। और ताकि आपका जानवर भी हमें देख के फरार ना हो। रुक जाए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। खैर, तो अभी हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जाहिर है माशी फ्रंट पे, सियासी फ्रंट पे इस सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के MD IMF से राब्ते। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं अच्छी खबर मिलेगी, अगले 1-2 रोज अहम है, पाकिस्तान के साथ जल्द मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। IMF मिशन चीफ का बयान। आवाम की रही सही बचत भी महंगे दूध में डूब गई। डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, दूध की कीमतों में फिर 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। बड़ी ईद पर भी मुनाफाखोर सरगर्म, सब्जियों के दाम में इजाफा कर दिया। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना सब कुछ महंगा। मुर्गी के गोश्त की मुसलसल बढ़ती कीमत ने भी अवाम के होश उड़ा दिए। और ईद कुर्बान पर गोश्त को खाते हुए दांतों का ख्याल रखें। कमजोर दांत और हसास मसूड़े वाले हजरात और खवातीन को एहतियात से काम लेने की जरूरत है। अच्छा, मैं किस बात पे हंस रही हूँ बताऊं? बताएं। अभी जो आप फरमा रहे थे ना कि जो दांत खाते हुए अपने गोश्त खाते हुए, देखिए किसी की गलती बताते हुए ना आपसे भी गलती हो जाती है। अच्छा, पता है, ठीक है। गोश्त खाते हुए जी जिनके दांत कमजोर हैं या जिनके मसूड़ों के मसाइल है वो ख्याल रखें, मर्द हजरात ख्याल रखें। तो अशफाक ने इजाफा कर दिया, खवातीन भी ख्याल रखें। मर्द हजरात नहीं, सिर्फ हजरात लिखा था उसमें, क्योंकि हजरात समझे टप। तो मेरे जहन में एकदम ख्याल आया कि ज़ाहिर खवातीन को भी एहतियात करनी चाहिए। तो मैंने कहा हजरात और खवातीन, तो वरना खवातीन और हजरात होता है। लिखने वाले को असल हकाइक पता है कौन ज्यादा गोश्त खा रहा है। हाँ, लिखने वाले को, लेकिन दांत तो उनके भी हसास हो सकते हैं ना। देखें, आप पता चले हो सकता है एक ही बोटी तनावुल फरमाएं, लेकिन हो सकता है वही आपके दांतों में फंस जाए। मैं मतलब अल्लाह ताला, जाहिर है मैं किसी के ऊपर नजर नहीं लगा रही, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं अशफाक, एक निवाले में आधी बोटी गई, दूसरे निवाले में आधा हिस्सा गया, तो बस आधी बोटी, 4 बोटियां, 5 बोटियां, 6 बोटियां, तो कोई बात ही नहीं है। ये तो क्या बात है, मैं किसी की प्लेट में देखती नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो मैं कहती हूँ ये कैसे कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल। मैं तो एक ही बोटी को लेकर फोड़ती रहती हूँ। ये सेहत जो है लोगों की, वो बातों से नहीं बनती, वो खाने से बनती है। बहरहाल, अब हम पाकिस्तान की माशी सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और बस ये है कि बस चंद दिन की दूरी,
आईसीयू ये जो आईसीयू में सुहाने ख्वाब जो हैं वो दिखाए जाते हैं, हर तरफ हम देखते हैं कि ऐसे ही होता है। तो पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए पुरुम्मीद है, और जो हम एक अरसे से उम्मीद से हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इस हवाले से काफी सरगर्म हैं। एमडी IMF से मुसलसल राबते में हैं, और IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जल्द मुआहदे के लिए कोशां हैं। अब पता नहीं इस सिलसिले में उन्होंने क्या क्या पाकिस्तान ने लिख के दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मामला ठीक नहीं हो रहे। अभी टैक्स भी जो आपके जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर मजीद बढ़ा दिया गया है, कम से कम 2.5%, और उसके अंदर बाकी भी आप देख लें कि सब्सिडीज को बहुत ही कम कर दिया गया है। बिजली के बिल जब आते हैं तो आपको बहुत रुलाते तड़पाते हैं, लेकिन जाहिर है कि आपकी इन आवो से कुछ नहीं होगा। टैक्स आपको जो इजाफी हैं वो आप ही ने उठाने। इस मुल्क की मईशत असल में इस मुल्क के आवाम ने अपने कंधों पर उठाई दी है। तो जनाब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो माशी इस्लाहात की तरफ हम पेशरफ्त के हवाले से बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान की फैसला साजी से कर्ज प्रोग्राम मामलात में बेहतरी हुई है, और साथ बताया गया है कि पास होने वाले बजट में टैक्स आमदन बढ़ाना अहसन कदम है। टैक्स आमदन बढ़ने से पाकिस्तान समाजी शोबे के लिए फंडिंग दस्तयाब कर सकेगा। IMF हुक्काम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखें। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं कि IMF के साथ मामलात तय हो जाएंगे। मुआहदे से मुतालिक उम्मीद है अच्छी खबर मिलेगी। 1-2 रोज 2-3 महीने हुए होते हैं ना हुकूमत को, तो चले बात समझ में भी आती, लेकिन 1 साल तक खींच लेना, फिर उसके बाद आपकी जानिब से ये बयान देना आई डोंट केयर, हम आंखें में आंखें डाल के बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उस वक्त हमें लग रहा था आई कैन लिव विद यू, यही गाना है, आई कैन लिव विद यू विद एंड विदाउट, हाँ विद विदाउट U2 का। अच्छा, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये वो पॉलिटिशियंस हैं जब ये इक्तदार में नहीं होते तो ये कशकोल तोड़ने की बातें करते हैं, ये आपको बताते हैं कि IMF प्रोग्राम कितना बुरा है। टाइगर वाला भूल गए जी, मुल्क जो है कर्ज में जकड़ जाएगा। लेकिन अब अलमिया ये है कि कर्ज मिलने पर हमें बताया जा रहा है अच्छी खबर, खुश खबरी सुनने को मिलेगी। अंदाजा करें तो। और बहुत से माशी माहिरीन ये कहते हैं जी IMF का जो कर्ज प्रोग्राम है वो बहाल होना ही इनफ नहीं है और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। तो और क्या कर सकते हैं जी, इस पर आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ माहिर मुआशियात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, ये जरा फरमाएं कि अब तो वाक़तन आई डोंट नो ऐसा क्यों है, क्या मायूसी जो है वो हालात को देखकर इस कदर हो गई है, या जिस तरीके से हुकूमत की तरजीहात हैं, जो फोकस है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हम देख रहे होते हैं कि इधर ट्रिप्स लग रहे हैं, इधर आना जाना हो रहा है, इधर माशाल्लाह से ये अच्छे इकदाम हो रहे हैं। हज के मौके पर भी हम देखते हैं कि सादत हासिल करने का मौका मिल रहा होता है, और ऊपर से आप ये देखिए कि आवाम का हाल ये है कि 2.5% टैक्स, शेख और नोश पर कोई कंट्रोल नहीं, और अब भी ये बयान के बस चंद दिन की दूरी है, मुआहिदा हो जाएगा। आपको कोई उम्मीद नजर आती है मईशत की बेहतरी की, मुआहिदे की नहीं, मईशत की बेहतरी की? कल एक स्टेटमेंट आई IMF की जानिब से, वो थोड़ी सी हौसला अफजा है। नेथन पोर्टर हैं जो मिशन चीफ IMF के पाकिस्तान के लिए, तो उनका ये कहना है कि फंड और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो क्विक अरेंजमेंट जो है पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए वो करने में एंगेज है। और तो इसके अब 2 ऑप्शन जो है वो अंडर डिस्कशन है। एक तो वही कि नामा रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 30 जून से पहले हो के पाकिस्तान को $1.2 बिलियन जो है वो मिल जाए। दूसरी जो बात अंडर डिस्कशन है वो ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए और उसके बाद एक ट्रांजिटरी नया जो प्रोग्राम है 6 महीने या 7 महीने के लिए वो किया जाए, तकरीबन $2.5 बिलियन का, जो कि 1 जुलाई से शुरू हो और उसकी पहली पेमेंट फौरन मिल जाए और बाकी जो है वो दिसंबर तक जाए, दिसंबर 2023 तक, ताकि इलेक्शन के बाद आने वाली गवर्नमेंट फिर एक नया प्रोग्राम जो है वो लेके आ सके। अच्छा, जरा सा आवाम की आसानी के लिए आबिद साहब जरा समझा दें कि जो 9th रिव्यू है इसमें अब हमें क्या करना रह गया है। जो मामला तय हो जाएं तो मुआहिदा हो जाएगा, फिर आपने कहा एक ट्रांजिटरी जो है वो भी हमें मुआहिदा करना होगा, उसमें जी वो ऑप्शन ये है, अगर नामा रिव्यू नहीं होता तो फिर ऑप्शन ये है कि ट्रांजिटरी मुआहदा कर दिया जाए, जो कि 30 जून को ये प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा। जी जी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रोग्राम की पीरियड बढ़ा दिया जाए, इसकी साइज बढ़ा दिया जाए, तो वो चीजें तो नहीं हुई। तो ये 30 जून को तो बहरहाल ये खत्म हो रहा है। अब देखना ये है कि जो इक़दाम पाकिस्तान ने कर दिए उसकी बेसिस पे क्या है। सर थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दीजिएगा इस वक्त कि कौन से इक़दाम किए हैं और कौन से आपको लगता है कि ऑप्टिक्स के लिए हैं, कौन से
वाकईतन आप समझते हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे किए गए हैं जो कि IMF को दिखाई दे सकते हैं या ओवरऑल मईशत की बेहतरी के लिए? जी जी, देखिए कुछ तो क्वांटिटेटिव टारगेट होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो कि आपको बाकी रिफॉर्म लेके आते हैं। तो क्वांटिटेटिव टारगेट में तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% तक बढ़ा दिया गया। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है उसमें जो इम्पोर्ट्स पे पाबंदी थी वो खत्म कर दी गई। जो सेकंड जो एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क किया गया कि ये जो $1 लाख तक साल में लेके आने की इजाजत थी पाकिस्तान में, उस पे सार्ट ऑफ एमनेस्टी थी कि आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा, टैक्स उस पर नहीं लिया जाएगा, वो क्लास वापस ले ली गई। फिर जो पर्सनल इनकम टैक्स है इसमें चेंजेस कर दी गई। तो ये सारी वो हैं जो कि IMF के ख्याल में वो तो बड़ी जालिमाना चेंजेस किए। आबिद साहब जरा ये बता दें, अब आप कह रहे हैं फर्ज करें नहीं होता 9th रिव्यू, इस पे मुआहदा नहीं होता, जो ट्रांजिटरी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए फिर कुछ नई चीजें आयद होना शुरू हो जाएंगी, नए टैक्सेस कुछ और इजाफे होने शुरू हो जाएंगे, उसकी अलग शराइत होंगी? मेरा ख्याल है कि जो चीजें अभी तक कर दी हैं उसी की बेसिस पे डिस्कशन की जा सकती है। शायद कुछ एक एडिशनल इसमें हो जाए। फॉर एग्जांपल जो रोल ओवर का मसला था वो अभी तक सेटल नहीं हुआ कि जो दोस्त ममालिक से हमने रोल ओवर लेना है। ये रोल ओवर का मतलब ये होता है कि हम कर्जा वापस करते हैं और चंद दिन के बाद वो दोस्त ममालिक हमें दोबारा से कर्जा दे देते हैं। तो टेक्निकल स्पीकिंग हम डिफॉल्ट नहीं करते। आपके मैंने 50 रुपए देने, मैंने आपको टाइम पे दे दिए, फिर अगले दिन आपसे वही 50 दोबारा ले लिए और उसका सूद वगैरह अदा करता रहा। फिर जब उसकी टाइम आता है वापस करने का, वापस दे के और वेरी नेक्स्ट डे दोबारा ले लिए, तो इसको रोल ओवर कहते हैं। तो ऐसे दोस्त जिंदगी में भी होने चाहिए। हाँ वैसे तो रोल नहीं, लेकिन रोल ओवर में आप इंटरेस्ट तो पे करते जाते हैं ना। तो अब ये हो रहा है कि रोल ओवर वाला मामला थोड़ा सा अटका हुआ है और इस चीज पर डिस्कशन हो रही है कि अगर $2.5 बिलियन जो है पाकिस्तान को नया प्रोग्राम मिल जाए जिसकी पहली किस्त तो फौरन अदा हो जाए, दूसरी जो है वो 3-4 महीने के वो माइलस्टोन अचीव करने के बाद हो, फिर आखिरी जो है फर्दर माइलस्टोन का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो किस प्रोग्राम में हमने करनी थी अगर हम नहीं कर पाए जो चीजें, तो उनको हम करते रहें। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपके साथ कई दफा डिस्कस हुई कि IMF हो या ना हो, ये कुछ चीजें जो कि हमें करनी है। IMF हमें बार बार याद दिलाता है कि आप जो लॉस में जा रहे हैं सरकारी इदारे, आप उनको क्यों वहाँ पे पैसे झोंकते चले जा रहे हैं। या IMF हमें कहता है कि जी आप अपनी एनर्जी जो है वो लॉस पे क्यों बेच रहे हैं, उसके लॉसेस को कंट्रोल करें। हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हमने बिल बढ़ा दिया, लेकिन जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, ग्रिड इनएफिशिएंसीज हैं, उनको भी तो ठीक करना है। इसी तरीके से गैस का भी बिल तो बढ़ाना आसान है, लेकिन गैस की जो लीकेज है वो उसकी पेमेंट जो है लीकेज की, जिसको अनफोर्सीन अनअकाउंटेड फॉर लॉसेस कहा जाता है, वो भी सारे सार्फिन करते हैं जो कि बिल पे कर रहे हैं। तो इन लॉसेस को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसके हमें ये इन कंट्रोल को जो किया जाएगा इसके असरात दिखने जरूर हैं। खासतौर पर जो कहा गया है कि 85 अरब रुपए अखराजात की मद में बचाए जाएंगे। थैंक यू सो मच आबिद सिलारी साहब। हाँ जी, अखराजात जो हो रहे हैं उन्हें कम किया जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि वो आवाम के ऊपर ही कोई अखराजात हो रहे होंगे, भाई ये सड़कों के रिपेयर करना है, चलो रहने दो, अखराजात की मद में बचाने। ये नहीं कि हमने जो फॉरेन ट्रिप करना है उस पर थोड़ा सा जो है ख्याल करना है। जरूरी है, वो नहीं जाते तो ये एमडी से कैसे 1.5 लाख गाड़ियां जो हैं कि जिनके ऊपर सरकारी फ्यूल फूंका जाता है, वो उसका थोड़ा सा कर लें। या वज़रा को जो अगर ये मुलाकातें ना हो, ये ट्रिप ना हो, तो IMF की MD से बिल मुशाफा मुलाकातें कैसे? अरे वो अलग बात कर रहा हूँ ना। उसके अलावा भी अभी देखें हज के मौके पर भी होता है ना कि जाना पड़ जाता है। और इस तरीके से वजीर खजाना ने कहा दुआएं करें, तो दुआओं की भी जरूरत है और दवा की भी जरूरत है। दोनों काम ही हुकूमत कर रही है। वैसे अब मुझे तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन अपने पैसे से हज हो तो कितना ही बेहतर है ना, वो कबूलियत भी ज्यादा होगी। बहरहाल अब जरा हम तस्करा करने जा रहे हैं कि किस तरफ देखें कि जहां पर सुकून मैसर आए। मतलब कहीं पर भी नहीं आता, क्योंकि पैसे आजकल इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं। और एक साहब जिनका हम तस्करा करेंगे वो आज जब महंगाई इस हद पर नहीं थी, जब डॉलर इस नहज पे नहीं था, और तब भी अपनी बात पर मुस्तहकम नज़र आते थे, लेकिन हम उन्हें खासा तनकीद का निशाना बनाए रखते थे, क्योंकि बाकी चीज़ें अशिया उस वक्त इतनी महंगी नहीं हुआ करती थी। सिर्फ एक आइटम जो है वो जिसकी कीमत बढ़ाने के हवाले से वो प्रिडिक्शन किया करते थे और अपनी बात पर खड़े रहते थे कि जी ये तो होगा, और फिर वो हो जाया करता था। वो साहब हैं
शाकिर उमर गुज्जर साहब। और अभी तस्करा क्या हो रहा है कि दूध की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है और हर महीने इजाफा हो रहा है मुस्तकिल बुनियादों पर। वैसे तो हर चीज के मुर्गी की कीमत ले लें, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। कल 750 रुपए किलो जो है वो गोश्त मिल रहा था। बॉयकॉट का कोई, अब मैं क्या कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आप सब्जियों की कीमतें देख लें, कल अदरक की प्राइस देख लें 240 रुपए पाव। गर्ज ये कि टमाटर से लेके हर चीज महंगी है, लेकिन बहरहाल दूध का भी तस्करा हो रहा है। तो जनाब इसमें कहा यह जा रहा है कि हुकूमत और दूध माफिया का गठजोड़ जारी है। वाकईतन क्या ऐसा है? डेयरी फार्मर्स ने एक बार फिर दूध की कीमतों में खुद इजाफे का ऐलान कर दिया है और कमिश्नर कराची के दूध के 180 रुपए लीटर के हवाले से अहकामात हवा में उड़ा दिए। चले तो ये जी सारी सूरत हाल है। अब क्या इस मसले पर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शाकिर गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये तो आवाम पे बड़ा जुल्म है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बुनियादी अशियाई खाने की। अब ऐसे में हर महीने इजाफा होगा, कहाँ जाए आवाम? पहले तो जरा अब हमें ये बता दें आवाम के हुकूक पे बात करेंगे अभी। वालेकुम अस्सलाम जी। यकीनन बड़ा जुल्म है जी, और हम खुद इसका बड़ा एहसास है। और यकीनी तौर पे हम भी ये नहीं चाहते कि जी महंगा दूध पैदा हो और आप महंगा खरीदें। हम ये चाहते हैं कि सस्ता दूध पैदा करें, सस्ता दें आपको। महंगा दूध कैसे पैदा हो? असल में जी देखें, हम उस वक्त से बैठ रहे हैं जब दूध की कीमतें 94 रुपीज पर लीटर थी। मैं हमेशा से ही आ रहा हूँ यहाँ, और बार बार हम कह रहे हैं इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, ये फूड सिक्योरिटी का मामला, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च पे। इसकी जिम्मेदारी आयद होती है चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक पे। इसकी जिम्मेदारी आयद होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे। देखें, एक चीज मेरी जरूरत है ना, उसे आप मेरी जरूरत पूरी किए बगैर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अजनास के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो वतन अजीज की जरूरियात पूरी किए बगैर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। जब वो एक्सपोर्ट हो गए तो मेरा जो मैंने इंपोर्ट के ऊपर वो करना, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो चंद टकों के एवज वो यकीनन गवर्नमेंट कर रही है। शाकिर साहब, एक चीज ये है कि देखें, मुझे जो है वो आपकी बात में एक पॉइंट नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर अर्जेंसी नहीं नजर आ रही। क्यों? हो ये रहा है कि गवर्नमेंट अगर आपकी बात नहीं सुन रही तो आपके पास सीधा साधा तरीका है, आप कीमतें बढ़ा देते हैं। यानी कि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाँ। आपको उसी तरीके से आप जितना आपके ऊपर वो पास ऑन करते हैं उसी हिसाब से कीमतें बढ़ती हैं अजनास की। इसमें कोई दो राय नहीं बढ़ा देते हैं। इसमें कोई उसमें फिर कोई मुझे एक बात बताएं कि एक शख्स जिसकी आमदन 20,000 रुपए महीना है या 15,000 रुपए महीना है, या फिर आपको पता है दिहाड़ीदार जो मुख्तलिफ दूध की शॉप से जो जाते हैं, जो 50 रुपए का दूध दे दें, 100 रुपए का दूध दे दें, इस तरीके से करके ताकि उनके बच्चों को मयसर आ सके, अब वो उनकी पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। असल में तो ना हुकूमत सोचेगी ना आप सोचेंगे, फिर कौन सोचेगा? ये बात ढकी छुपी नहीं है। हमारी शॉप्स पे जहाँ जो 2 लीटर दूध लेता था वो 1 लीटर ले रहा है। कुव्वत खरीद नहीं है। पर यकीनन इस चीज को तो समझे। देखें, महकमा लाइव स्टॉक को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो प्लानिंग कमीशन है, क्योंकि देखें ना, दुनिया ने अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत को बढ़ा लिया, हमने क्यों ना बढ़ाया? इदारे बढ़ाएंगे ना। तो इंजेक्शन से नहीं बढ़ते? देखिए, इंजेक्शन ये चैप्टर क्लोज हो गया। मैं नहीं समझता इस पे हम कोई बात करें। यकीनन हाँ, उस पर पाबंदी लग गई। ये बात तो आप यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं ना, लेकिन आवाम को क्या बताया जाता है? पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल के दाम गिरते हैं तो सस्ता कुछ नहीं होता। आप पहले से प्रेडिक्शन कर चुके थे कि जी 200 तक जाएगा। देखिए, मैं तो जब से कह रहा हूँ जी, क्योंकि हमें तो आने वाले हालात का पता है। मैं आपके तारिक बशीर चीमा साहब मिनिस्टर आए, 14 जहाज बहेरा अरब के पानियों में रोक दिए उन्होंने। सोयाबीन वाले? जी हाँ। हमने उसी वक्त कहा था कि जी देखिए ना, पोल्ट्री जब मुतबादिल सोर्स ढूंढने जाएगी प्रोटीन की तो वो डेयरी के अजनास लेगी ना, उसका इम्पैक्ट डेयरी पे आएगा नहीं आएगा? मुर्गी पे भी आया। मुर्गी पे भी आ गया। अब देख ले, चीमा साहब का किसी से फंडा चल रहा था, सुना था। देखें जी, वो तो जो इम्पोर्टर्स थे उनसे झगड़ा हुआ था उनका, ना? और यकीनन ये खराबी है। लेकिन अभी जो बैन लिफ्ट किया है उससे क्या होगा? हम क्या कह सकते हैं जी? इम्पोर्ट आइटम पे किया है। अच्छा, बात ये है, अभी जिस तरह से सदफ भी तस्करा कर रही थी कि पेट्रोल वगैरह का जो चक्कर था जी, आप लोग ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी कॉस्ट होती है, अखराजात होते हैं, तो कभी थोड़ा सा अखलाकी लिहाज से एक जरूरत ये भी करनी चाहिए कि जब पेट्रोल सस्ता हो जाए तो भाई 1 रुपए 2 रुपए का सही सेरेमोनियली सी आप आके कहें कि जी आज जो है वो इतना सस्ता किया है इन्होंने। जून को 10 रुपए लीटर दूध की कीमतों में इजाफा किया गया था भैंस कॉलोनी की एक एसोसिएशन की जानिब से, और फिर कमिश्नर साहब के डंडे पे वो इजाफा वापस ले लिया गया। यही है ना, 7, 8, 9 तारीख को वापस ले लिया गया। उसके बाद कमिश्नर साहब ने मीटिंग्स बुलाई, हमसे वादे वईद किए, दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जो एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है वो की गई।
पर में दूध का नोटिफिकेशन देने से मना कर दिया गया। क्यों? मुझे एक बात बताएं कि ये कौन सी ऐसी चीज है कि जो आप उन्हें समझा नहीं पाते या वो समझना नहीं चाहते? नहीं, वो तो देखिए आप समझाने की जरूरत नहीं है। ये अरफे दराज से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक्सरसाइज हम करते हैं। वो डिप्टी कमिश्नर मलीर ने, एसी मलीर ने बनाई है। 222 रुपए लीटर एक्स फार्म गेट है वो। अगर हम उसके मुताबिक कीमतें बढ़ाएं तो आज दूध की कीमतें 260 तो वो कहते हैं, कमिश्नर साहब कहते हैं क्या कि आप बढ़ा लें, हम कुछ नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सारे मामला तय हो रहे होते हैं, उस वक्त उनकी कोई ओपिनियन तो आती होगी ना सामने। असल में जी वो कमिश्नर ऑफिस में तो सिवाय डांट डपट के कुछ नहीं होता जी। वहाँ तो यकीनन वो तो एक, जब हम ऐसे फोरम पे बैठे वहां तो किसी की जुर्रत नहीं होती बोलने की, कैसे बोलेंगे उनके सामने। और देखें उसमें उन्होंने कहा है हमें, उन्हें तो मैंने उसके बावजूद भी आप लोग खुद पिछली जो मीटिंग थी, देखें जी हम मजबूर है, किसान मजबूर है। जब उसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें नहीं मिलेंगी तो सर्वाइव नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि आप कहते हैं कमिश्नर साहब आपको उसी रेट पे मिल जाएगा जो आप चाहेंगे? नहीं, आवाम को हम भुगता देंगे। ऐसा नहीं होता है। या फिर वो ये कहते हैं कि ये आपको मैसेज दिया जाता है कि आप जितना मर्जी बढ़ा लें, कहीं छापा छुपा नहीं पड़ेगा, अब चलता रहेगा सिलसिला। नहीं, छापे गिरफ्तारियां तो देखें ना, अभी 4 जून को दूध की तमाम गाड़ियां बंद कर दी गई थी, तमाम डेयरी फार्मर्स को बंद कर दिया गया था जो दूध की कीमतें बढ़ाने के जिम्मेदार थे, और उसके बाद ही कीमतें वापस हुई ना। जब गवर्नमेंट का देखें, गवर्नमेंट की रेट कायम करना चाहे तो 1 मिनट में कायम कर सकती है। आपके ख्याल में क्यों ये मसला हल नहीं हो सकता? क्या वजह है जहाँ पे नहीं हो? असल में जी देखें, दूध की पैदावारी लागत ही 242 रुपए एक्स फार्म गेट है। अभी 222 नहीं कह रहे थे आप? देखें वो तो उसकी है ना डिप्टी कमिश्नर मलीर की, हमारी 242 रुपया। अल्लाह अकबर। और अगर उसमें हम होलसेलर का और रिटेलर का डालेंगे और फ्रेट डालेंगे तो वही जो मैं पिछली मर्जी, आपको याद होगा 275 रुपए लीटर दूध की कीमतें हो जाएंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं हकाइक बता रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं। इसमें अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर है उनकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पॉलिसी साजों के साथ बैठे, हमें भी बिठाएं और हमसे पूछे हमें तकलीफ कहां है। जब वो हमारी तकालीफ का पूछे बगैर ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करेंगे तो नतीजा यही 280 रुपए लीटर का ही आएगा जी। अच्छा, मतलब आपने सारा मलबा जो है जी हुकूमत पे डाल दिया है। यकीनन जी जिम्मेदारी हुकूमत है। जो है वो एक्शन नहीं ले रही है। असल में जी देखे, ताकत की बुनियाद पे गवर्नमेंट करती है तमाम चीजें, आपस खुद बढ़ा और ताकत की बुनियाद पे आप कीमतें बढ़ा देते हैं। असल नहीं, हम तो नहीं जी, हम ऐसी कोई ताकत नहीं जो बढ़ा सके, हम मजबूर है। और गवर्नमेंट को भी पता है दूध की पैदावारी लागत 242 रुपए लीटर है। मेरी बात सुने, मैं और सदफ यहाँ पर बैठे हैं जी, अगर महंगाई बढ़ रही है हम तो ज़ाहिर है मजबूर होके ये नहीं कह सकते अपनी इंतजामिया को कि आज हमारी तनख्वाह ये थी, कल हम आएंगे तो हमने ये तनख्वाह लेनी है, करना है तो करें, नहीं तो ना करें। फिर आपको पता है उसका जवाब क्या हो सकता है। तो ये ताकत हम नहीं दिखा सकते, तो देयर हैज टू बी समथिंग जो आप लोग दिखा देते हैं और आपको कुछ कहा भी नहीं जाता। असल में जी कहा तो जाता है, यकीनन उसकी जस्टिफिकेशन है। और देखें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात ही नहीं कर रहा। डिप्टी कमिश्नर मलीर की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 222 रुपए लीटर है, और उसमें अगर 5 रुपए लीटर 6 रुपए लीटर फ्रेट शामिल कर दें, 20 रुपया होलसेलर और रिटेलर का शामिल कर दें, तो आप सोचें तो सही, वही 250 रुपए लीटर पर जाएगी डिप्टी कमिश्नर मलीर के। हमने तो फिर दूध की कीमतों का जो किसानों ने इजाफा किया, और देखें इसका जिम्मेदार मुझे नहीं आप ठहराया करें, ये पूरा मैकेनिज्म है। उसमें होलसेलर्स एसोसिएशन, उसमें रिटेलर्स एसोसिएशन, डेयरी फार्मर्स, ये तो वही बात कर दी कि एक एहलकार को पकड़ा गया कि भाई तुम रिश्वत क्यों लेते हो, उसने आगे से कहा कि मुझे ना पकड़ें, ये तो मामला आईजी तक या उससे भी ऊपर जाता है, पहले उधर तो ये तो अब ये और जब पेट्रोल बढ़ता है तो फिर आप नहीं, मेरा तो ये बढ़ाते हैं ना, तब तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। असल में जी देखें, हम इतनी अखलाकी जरूरत रखते हैं कि हम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, और हमेशा से मैं ऑन द रिकॉर्ड यहाँ नेशनल मीडिया पे बैठ के आप लोगों को बता के गया हूँ कि जी कीमतें ये हो जाएंगी, तो वो हो गई हैं, और उसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च पे आयद होती है। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को अब भी बंद कर दे तो अब भी कीमतें नीचे आ सकती हैं। और भी तो कानून अप्लाई होता है ना, आपने भी तो वही करना है जो कानून कहता है। और एक और भी मैं बात बता दूं आपको कि हम अपने मवेशियों की दूध देने की फीकस सलाहियत को बढ़ाएं, ना कि हम कीमतों को बढ़ाएं। और ये भी इदारे करेंगे ना, महकमा लाइव स्टॉक करेगा, मिनिस्ट्री ये प्लानिंग कमीशन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च करेगा। आप देखें ना खुश्क दूध कितना इंपोर्ट हो रहा है। वतन अजीज में
वतन अजीज में बेतहाशा खुश दूध इंपोर्ट किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान, अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे ने जो रिपोर्ट दी है जी 26 लाख बिलियन दूध की पैदावार बढ़ गई, तो ये सब झूठ पे मफरूजों पे मुश्तमिल है, ये इनकी रिपोर्ट है। मैं नहीं समझता हूँ इतनी पैदावार बढ़ गई। बहरहाल बात यह है, थैंक यू सो मच शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। हमेशा उनसे गुफ्तगू होती है, अपने ठंडे अंदाज गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कहते यही है कि जी इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, और वो साथ ही ये भी कहते हैं कि हुकूमत को अपनी रेट बनानी है, एक दिन में बढ़ जाएगी। ये हमारी आवाम का, हमारे सियासतदानों का यही हाल है कि यहाँ पर हम ट्रैफिक को जो है वो ट्रैफिक के कवानीन को भी खुड्डे लाइन पर रखते हैं, और जब यहाँ से 2 घंटे की फ्लाइट लेकर दुबई जाते हैं तो वहां पर हमसे ज्यादा कानून को फॉलो करने वाला कोई नहीं होता। वजह डंडा। लेकिन यहाँ पे तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, तो दूध की कीमतें भी ऐसे ही बढ़ाई जा रही हैं। बहुत सी लाठी होंगी और बहुत सी भैंसें होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और कह वो ये रहे कि जी हम मजबूर हैं, क्या करें हम, और खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जबकि इज नो अथॉरिटी, लेकिन अवाम इसमें पिस रहे हैं और उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, उनकी कोई दात रसी नहीं है। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जाहिर है हम आपको बताते रहते हैं पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। तो मोदी राज में मुसलमानों पर जमीन तंग की जा रही है। मजीद भारतीय रियासत है महाराष्ट्र में इंतहा पसंद जो है वहां पर मौजूद, उन्होंने अफगान अंसारी को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। अफनान अंसारी के अलावा, माजरत के साथ, अफनान अंसारी नाम है, अफनान अंसारी के अलावा उसके साथी को भी शदीद जख्मी किया गया, और जख्मों की ताब न लाते हुए अफनान जान की बाजी हार गया। तो हिंदुस्तानी पुलिस क्या कर रही है? बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके से लोग कानून को अपने हाथ में ले लें और इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हुए किसी ऐसे शख्स की जान ले लें जिसका ताल्लुक भी दूसरे मजहब से हो, तो वहां की पुलिस क्या कर रही है? पुलिस और मोदी हुकूमत की अफनान अंसारी के दर्दनाक वाक़े पर मुकम्मल खामोशी हमारे सामने है। मोदी के दौरे अमेरिका में आपको याद होगा कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था, भारतीय बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, और साबिक सदर अमेरिका के बराक ओबामा ने CNN को इंटरव्यू देते हुए मोदी हुकूमत में होने वाली इंतहा पसंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी, और यहां तक कहा था कि अगर हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसियों को रीविजिट नहीं किया अक़लियतों के हवाले से या वहां पर रहने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोगों के हवाले से, तो फिर भारत जो है उसका वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। तो बड़ा सख्त इंटरव्यू उनकी जानिब से दिया गया था ऐसे वक्त में जब मोदी वहां पर मौजूद थे। 2019 में 44, 2021 में 50 मुसलमान इंतहा पसंदों के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठे। फरवरी 2023 में हरियाणा में इंतहा पसंदों ने 2 मुसलमानों को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। सो ये नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर वेरी अलार्मिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, सारा देखें तो आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें इसमें से देखने को मिलेंगी और इंकशाफात भी होंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर। अच्छा जी, जो शुरू में हम जिस बात पे थोड़ा सा हमने मजाक भी किया था वो ये था कि गोश्त खाने में जी दोनों जेंडर शामिल हैं, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, क्योंकि बकरीद है, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो मजे मजे के इतने पकवान हैं, क्या करें, हाथ नहीं रोका जाता। तो अब बकरीद आ गई है, अब घरों में वो डिशेस बनेंगी जिसके लिए आप थोड़ा सा रेगुलर लाइफ में आप ये एहतमाम करते हैं, जाते हैं, पैसे खर्चते हैं। अब ये सारा काम घर में होगा तो बस डिशेस की जो है ना पूरी टेबल सजी होगी। आप हाथ कैसे रोकें, और अगर आपके दांतों में गोश्त फंस जाए तो क्या किया जाए? तो बड़े मसाइल होते हैं, लोग केयर नहीं करते हैं। वजह उसकी ये है कि कहीं कच्चा बन रहा है, कहीं पक्का बन रहा है, कहीं बेतहाशा खाया जा रहा है, कुछ है, तो वो दांतों में कहीं ना कहीं फंसना होता है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है और वैसे बाज़ औक़ात चर्बी वाला भी होता है। 10 तरह के मसाइल होते हैं। तो क्या किया जा सकता है और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? हड्डी के छोटे टुकड़े भी फंस सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन साहब, डेंटिस्ट हैं और स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं आपके लिए। तो बताइएगा, ये वैसे मसाइल तो ज़ाहिर है कि होते ही हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये गोश्त फंसना और इस तरह के इश्यूज़, ये आगे अगर फ़र्ज़ करें कि ये फंसे रह जाते हैं, आप दांत साफ़ नहीं कर पाते, क्या नुकसानात इनके होते हैं? अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो थैंक यू, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, और कुर्बानी के हवाले से लोगों में अवेयरनेस होनी भी चाहिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। देखिए जी, खाना खाया, खाना खाने के बाद जी गोश्त फंस गया। अब वो नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसके दांत बिल्कुल क्लीन है, उसमें भी फंस सकता है, और जिनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कैविटीज़ है, गैप है, उनमें भी फंस सकता है। अब उसमें मसला ये है कि अगर वो खाना फंस गया उसके अंदर, तो डेफिनेटली जो ओरल हाइजीन है हमारी, वो कुदरती तौर पर ऐसी है कि उसके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद है,
और वो बैक्टीरियाज जो हैं वो उनके अंदर एक खासियत है कि वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब वो एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो जो खाना फंस गया है जिसको हम साफ नहीं कर सके वो आहिस्ता आहिस्ता, आम अल्फाज में बताऊं कि वो डिके यानी सड़ना शुरू होता है। उसकी वजह कर अगर दांतों में कैविटीज नहीं है तो वो दांत जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करने की वजह कर दांतों में कीड़ा भी लगा सकते हैं। अच्छा, उस एसिड प्रोड्यूस होने की वजह कर मुंह से बहुत बुरी स्मेल भी आ सकती है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको फ्लॉस के जरिए या माउथ वॉश के जरिए रिमूव कीजिए। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, हम किसी फंक्शन में बैठे हैं, किसी के घर दावत पे गए, अब हमारे साथ ये सिचुएशन, देयर इज अ सिचुएशन जी बिल्कुल, कि हमारे मुझे फील हो रहा है कि मेरे दांतों में कुछ फंस गया एंड आई एम ट्राइंग लाइक दिस एंड अब मुझे आई एम शाय कि मैं जाके फ्लॉस करूं या मैं उनसे एक्सक्यूज करके या मैं वहीं बैठ के करूं। तो मैं फिर कोशिश करूंगी यार मैं घर जाऊंगी ना 2 घंटे बाद, घर जाके मैं फ्लॉसिंग भी कर लूंगी, दांत ब्रश भी कर लूंगी। इज इट ओके या इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, एक तो सोल्यूशन है कि जैसे हम कहीं किसी तकरीब में गए, खाना खाया, तकरीब में भी खाना ही खा रहे हैं, बोटियां देख के तो हम ऐसे हो जाते हैं ना कि यार ये बस आखिरी दोबारा नहीं मिलनी, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हो गया तो फ्लॉस जो लोग रखते हैं साथ में, फ्लॉस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो अगर आपको लग गया कि यार खाना फंस गया ना, तो उसका एक तरीका ये एक्सक्यूज मी करके थोड़ा सा साइड पे आ जाए, वॉशरूम चले जाए, या नहीं तो एटलीस्ट अपने हाथ को ऐसे करके, बहुत सारे लोग करते हैं ये, हम नॉर्मली मैनर्स के अंदर भी आता है, बैठे हुए हम ऐसे कर रहे हैं, तो आपके सामने ही शुरू हो जाते हैं। जी जी, बाद लोग करते हैं, वो उनका तो स्वाद अलग है ना, वो मतलब बात ही अलग है भाई, उन्होंने कहा चलो सामने ही कर लो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाला थोड़ा सा ऑड फील करेगा तो आप थोड़ा सा उसको हिडन या अपने हाथ रख के इस तरह से कर ले, तो वो रिमूव कर लो। दूसरी बात आपने की ना कि घर जाके कर लूंगी, तो होता ये है कि जब वो थोड़ा इरिटेट कर रहा होता है ना, कुछ उसका हिस्सा दांत के ऊपर आया हुआ था जिसको हम टंग से बार बार ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो 2-3 घंटे में एडजस्ट हो जाता है। फिर वो जो अंदर फंसा रहता है ना, वो इतना फील नहीं होता, वो डैमेजिंग होता है, वो पता नहीं चलता भाई सो गए, नहीं किया ब्रश, भूल गए, ये सारी चीजें फिर करते करते हैबिट बन जाती है और फिर अच्छा, एक तो वैरायटीज काफी होती हैं फ्लॉसेस की भी ना, स्टिक्स के साथ भी होते हैं, तो वो कन्वीनियंटली आप। अच्छा, एक चीज ये है कि मुझे ये बताइएगा कि ये 2 चीजें हैं, ये जो एक दांतों के हवाले से हम बात करें तो बेसिकली मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ओरल हाइजीन के ऊपर रोशनी डालें कि हमारे मसूड़े हमारे लिए साफ करना, मुंह के अंदर की जो पूरी स्किन है उसको साफ करना, और उसके लिए तरीकेकार क्या हो सकता है, विच इंक्लूड्स डेंटल फ्लॉसिंग, ऑफ कोर्स टंग क्लीनिंग, ये सारी चीजें सारा मैटर करता है, ये सारी चीजें। जी जी बिल्कुल। और दांत तो आप रोज ही ब्रश कर रहे हैं, बाकी चीजें कितनी फ्रिक्वेंटली करें? जी जी, मैं बताता हूँ। देखिए, ओरल हाइजीन तो गेटवे है ना, उसी से सब कुछ मुंह में जा रहा है, आपकी जो पूरी हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ, वो मैटर करती है ओरल हाइजीन से। अच्छा, इसमें यह है कि जो ये तो हर किसी को मालूम है कि भाई आप एटलीस्ट 2 दफा तो ब्रशिंग करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ब्रशिंग करें कैसे, 2 दफा कर रहे हैं, कौन सा ब्रश यूज करें और कितनी देर तक करें, कितनी देर तक करना है। देखिए, ब्रशिंग की टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट आता है, मीडियम आता है, हार्ड आता है, ये तो मैंने कैटेगराइज कर दी। इसी तरीके से बच्चों के अंदर भी है, टूथपेस्ट होते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट वाले कि किसको क्या कंप्लेन है, कौन से टूथपेस्ट यूज करने। अच्छा, जो नॉर्मल ब्रश है वो जो रिकमेंडेड है वो लिखा हुआ है 2 to 3 मिनट्स, कि आप 2 से 3 मिनट आपने ब्रशिंग करनी है। अब 2 से 3 मिनट में मतलब 28 दांत हैं या 32 दांत हैं हमारे, तो एटलीस्ट 2 मिनट तो दें। वो 30 सेकंड करना, 20 सेकंड करना, तेज करना, उससे तो कोई फायदा नहीं है ना। आपने दांतों की डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट साइड्स है, फ्रंट साइड, बैक साइड, जिससे आप ग्राइंड कर रहे हैं वो साइड, ये सारी चीजें करनी है। अच्छा, खाली दांत नहीं है, टंग आपकी, टंग के ऊपर भी बहुत सारी चीजें जमती हैं, टंग को ब्रश करना, सर्कुलर मूवमेंट में चाय जम, ये सारी चीजें। इसी तरीके से जो आपकी गाल है, जो अंदर की स्किन है उसकी, उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से ब्रश को वाइप करना, मसूड़े हैं, मसूड़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करना। अगर आप रगड़ रगड़ के ब्रश करेंगे, बहुत एग्रेसिवली करेंगे, तो उससे आपके मसूड़े ऊपर जाएंगे और जो दांतों की जड़ है वो एक्सपोज होंगी। सॉफ्ट वाला बिल्कुल कर सकते हैं, नॉर्मली जी सॉफ्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम वाला अप्लाई कर सकते हैं, और हार्ड वाला जो है उसको अकॉर्डिंगली, अगर किसी के पास हार्ड वाला है तो बहुत एग्रेसिवली ना करें, बहुत सॉफ्ट अंदाज के अंदर। किसके लिए सॉफ्ट सजेस्ट किया जाता है, किसके लिए मीडियम, किसके लिए सॉफ्ट? नॉर्मली ये होता है कि जिनको ब्लीडिंग की कंप्लेन है, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास जा नहीं रहे, भाई नहीं जाना उन्होंने, स्केलिंग नहीं करवानी, सफाई नहीं करवानी। अब अगर आप हार्ड ब्रश यूज करेंगे तो मसूड़े तो बहुत ब्रिटल होते हैं, वैसे ही वो ब्लीड कर रहे हैं, उसमें कहा गया कि जी आप चलें सॉफ्ट ब्रश कर ले, एटलीस्ट ब्रशिंग तो कर रहा है ना, वो ब्रशिंग से गया तो नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको आप रिकमेंड करते हैं। बाज लोगों का प्लाक साफ नहीं होता सॉफ्ट ब्रशिंग से, वो सॉफ्ट की वजह कर इतना स्लो करने लगते हैं, प्लाक साफ नहीं होता, तो उनको कहते हैं चले जी आप मीडियम यूज कर लीजिए या
हार्ड जो जिसके ब्रिसल्स होते हैं वो यूज कर लीजिए, दिस इज इट। और टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने ब्रशिंग करनी कैसे, सर्कुलर मूवमेंट में ब्रशिंग करनी होती है, और जो दांत की फ्रंट सरफेस है वो पैलेटल सरफेस। एक और सवाल ये है कि जब आप स्केलिंग के लिए जाते हैं जी, तो उस वक्त जो मशीन्स वगैरह यूज हो रही होती हैं, ये होता है तो आपको डर ये होता है कि भाई ये जो प्लाक को तोड़ रही है या टार्टर को तोड़ रही है कहीं हमारे दांतों को डैमेज ना कर दे, ऐसे कोई इम्कानात होते हैं? नहीं, गुड क्वेश्चन। ये चीज बेसिकली देखें, ये जितने भी इक्विपमेंट्स है ना, ऑनेस्ट बात है, इक्विपमेंट तो हमने बनाई नहीं, ईजाद ही नहीं की हम लोगों ने ना, ये सारे वहां से हो रहे हैं जो पेट्स का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, ठीक। स्केलर मशीन की खासियत ये है कि जो प्लाक और टार्टर है ना, वो चलेगा ही उसके ऊपर। अच्छा, जैसे जैसे ही दांत की सरफेस पे आएगा, क्योंकि वो चिकनी सरफेस होती है बहुत ज्यादा, आई मीन शाइनी, स्लिपरी, वो वहां आकर स्लिप होता है, रुक जाता है खुद ब खुद, वो चलेगा ही रफ सरफेस के ऊपर, उसी को वो तोड़ेगा। यस, अच्छा, अब सेकंड चीज ये कि लोगों के अंदर है, ये मिथ है बेसिकली कि यार ये तोड़ दिया इसने, पत्थर निकाल दिया, हमारे तो दांत भी तोड़ सकता है। अब कोई डेंटिस्ट नहीं, क्वैक जो सीखे हुए होते हैं, जिन्होंने खोले हुए, वो लगा हुआ दांत के ऊपर ही लगा हुआ है कि बस किसी तरह से, तो वो तो डेफिनेटली खड्डा भी कर सकता है दांत के अंदर। दिस इज इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन साहब फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। थैंक यू। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, क्या ज़हन में आया? अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, हम चाहत फतेह अली खान को ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सदर अब्दुल जब्बार को मौसीकी का फैन है, फैन है आप बहुत। मैं ये समझता हूँ कि मौसीकी को जो आगे फैलाने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, वो आप सोचें कि कहाँ तक पहुंचा है, सब उनके बड़े फैन हैं। देखें, उनके व्यूज चेक करें, उनके फैंस चेक करें, और जितना लोगों ने शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे वो चेक करें। मतलब कॉन्सर्ट में जाने की फीस नहीं है, वापस निकलने की है। तो मैं इसे कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि वेरी फेमस भाई, जिसके जितनी इस वक्त फैन फॉलोइंग है, तो उनके फैंस बड़े नाराज हो जाते हैं, तो आपको जरा ये ख्याल रखना चाहिए। अशफाक, आप सुबह बात कर रहे थे, सुबह तो खैर अभी भी है, मौसम की बात कर रहे थे, तो क्या बिजली शिजली जा रही है आपके घर में? भाई, ये लोड शेडिंग का अजाब हमेशा मौजूद है, हम वक्त मौजूद है। कल भी 2 से 3 बार बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, और मुझे डर ये लगा रहता है कि ये जो बरसात होती है, ये जो चंद बूंदें पड़ जाती हैं, उसके बाद ये जो फीडर ड्रिप कर जाते हैं, और उसके अलावा जो के इलेक्ट्रिक के अच्छा, वो जो फीडर ड्रिप करते हैं वो सही होने में घंटों ले लेते हैं। हाँ जी, वो बारिश तो थम जाती है, या वो जो ड्रिजलिंग हो रही होती है वो थम जाती है, वो जो कुछ देर की बूंदाबांदी होती है वो थम जाती है, मगर जो फीडर ट्रिप होते हैं ना, वो एक कब समटाइम्स तो पूरा दिन ले लेते हैं। सो ये जी बड़ी खतरनाक सिचुएशन। और एक एहतियात करें जी, ओवरऑल एक चीज हमारी जिंदगी में अब लाजिम मलजूम है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें, वो एक ग्राउंड रियलिटी है, वो एक बड़ी हकीकत है, और वो ये है कि अब आपको 11 बजे के बाद 6 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने जाकर चाय बनानी है, या कुछ रात में खाना है, या आपकी सुबह सवेरे जल्दी उठ गए हैं, कुछ खाना बनाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, भूल जाएं। यानी कि सिलेंडर दर सिलेंडर दर सिलेंडर दर सिलेंडर, अब ये ऐसे ही चलेगा, अब ये सारी सिचुएशन ऐसे ही चले। भूल जाएं वो वक्त जब आपके घर में 24 घंटे गैस अवेलेबल होती थी। बिजली अफोर्ड कर नहीं सकते, गैस अवेलेबल है नहीं, पैसे जो मिलते हैं उनमें गुजारा होता नहीं है, और जो आप तनख्वाह पे इनकम टैक्स दे रहे हैं उस पर मजीद टैक्स देंगे। एक तो डायरेक्ट टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, फिर ऊपर से जो भाई मुर्गी, कल मैंने पता की, मैंने ये सोचा, मतलब मुझे ये लगता था कि जब आप जाएं तो ईद कुर्बान से जरा पहले मुर्गी सस्ती हो जाती है। मैं गया 750 रुपए फी किलो, अदरक जो है वो ली 240 रुपए पाव, आप टमाटर देखें 120 रुपए, हर चीज महंगी, हर चीज महंगी, और ऊपर से हमारी जान और माल भी महफूज नहीं है। और जहाँ पे हम ये बातें कर रहे हैं ना, आप इतना खर्चा कर रहे हैं, हर जगह टैक्स दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही आके बस आपसे लूट मार करके चले जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारी जान और माल भी महफूज नहीं है, माल भी जो बचा कुचा आपके पास है वो भी छीन के ले जाना है। पता नहीं आपने कितने साल पहले मोबाइल खरीदा होगा या अभी खरीदा होगा, सस्ता वाला भी होगा, महंगा भी होगा, वो आपका जी छिन जाए। अलमिया यही है कि आप ये समझते हैं कि जहां पर आप टैक्स दे रहे हो, जहां पर आप वैसे अपनी ड्यूटीज, सिविक ड्यूटीज पूरी कर रहे हो, तो वहां पर आपकी जिंदगी का तहफ्फुज कम से कम होगा, आपके माल का तहफ्फुज होगा, आप डर और खौफ और स्ट्रेस में मुब्तला नहीं होंगे घर से निकलते हुए। लेकिन यहां पर ऐसा ही है, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की ढिटाई को
इसी तरह से बयान किया जा सकता है, उनकी सफाकियत को ऐसे ही बयान किया जा सकता है। और इस पर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी नाअहली की अगर हम बात करें, कल का वाकया जो है गुज़िश्ता रोज कनेडियन जी शहरी हैं, पाकिस्तानी निजात कनेडियन अमीन अलवी, अफसोसनाक खबर, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। और जो मकतूल हैं उनका सिर्फ इतना कसूर था, इसे कसूर तो खैर नहीं कहेंगे, कि वो अपने बच्चों को लेके शॉपिंग कराने निकले थे और जालिमों ने उन बच्चों के बाप का जो है वो साया छीन लिया। और आपको ये भी बता दें कि ज़ाहिर है वो गरीब बच्चों की हेल्प करना चाह रहे थे, अब गरीब बच्चों को शॉपिंग कराने लेने निकले थे, यानी कि जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे ईद के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, वो एक ऐसा इकदाम करने जा रहे थे। वो उन बच्चों को इन खुशियों में शरीक करना चाहते थे, उनकी ईद को रौनक बख्शना चाहते थे, लेकिन जालिमों ने उन्हीं को लूट लिया, ना सिर्फ लूटा बल्कि उन्हें कत्ल भी कर दिया। सो ये बड़ा अलमिया है। तो आपने अंदाजा कर लिया कि हो क्या रहा है। तो मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल क्या है। तो आईजी सिंध जो है पुलिस के, वो गुलाम नबी मेमन साहब कहते हैं कि कराची का अमन अव्वलीन तरजीह है। दोबारा से बताऊंगा कि वो कहते हैं कि कराची का अमन अव्वलीन तरजीह है और कराची के बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली और तमाम स्टेक होल्डर्स का यकजा होना जरूरी। ये कितने अरसे से हम सुन रहे हैं ये बातें, बचपन से सुन रहे हैं। बहरहाल जी, अब सारी सूरत हाल पर अब वो क्या कह रहे हैं हमारे जो चीफ रिपोर्टर हैं सिंध के लाला असद पठान, उनसे आईजी सिंध ने खुसूसी गुफ्तगू की है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कराची के लोग जो है वो हमेशा उनमें एक दर्द की कैफियत रहती है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, मोबाइल स्नैचिंग और दीगर क्राइम के हवाले से। मंडी के बारे में भी कहा जाता है कि आने जाने वाले लोग जो है वो मुतासिर होते हैं। क्या ऐसी जामे स्ट्रेटेजी कराची पुलिस बना सकती है या बनाई है कि इस स्ट्रीट क्राइम से निजात मिल सके कराची के लोगों को? स्ट्रीट क्राइम नो डाउट एक इशू है सिंध के अर्बन एरियाज के लिए, खासतौर पे कराची के लिए, लेकिन इसमें आप देखें आए दिन पुलिस अपने तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रही है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें काफी सारे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जिसका बेनिफिट है वो चला जाता है क्रिमिनल के पास, और यही रिपीट क्रिमिनल्स हैं, जेल जाते हैं, फिर आते हैं और फिर इस तरह से वारदात करते हैं। इसमें आए दिन पुलिस पे क्रिटिसिज्म आती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेहतर नहीं करती। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का इशू नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। अगर मिसाल के तौर पे कंप्लेनेंट खुद राजी नहीं है, देर से एफआईआर करा दी, या कंप्लेनेंट नहीं चाहता कि भाई वो कोई इसी तरह के क्रिमिनल प्रोसीजर में जाए, या इवन समटाइम्स इस तरह का कोई पुलिस के एंड पे कोई ऐसा फॉल्ट रह गया जो फैटल है, उसको बेनिफिट मिल जाता है ड्यूरिंग ट्रायल। उसमें उस तरह के मामला जब हमने देखे हैं तो कन्विक्शन बहुत कम है। तो हमने चाहा कि पुलिस के एंड पे अगर बेहतरी है तो इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करो, और गवर्नमेंट इसमें हमें बहुत ज्यादा जो हमने प्रपोजल दिए, साथ दिया गवर्नमेंट ने, बहुत सारे हमारे प्रपोजल्स को सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। जो एविडेंस कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है वो ना सिर्फ ये कि हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हैं, जिसमें बहुत सारे अभी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स पे हमारा आप देखें तलाश है अब आया। इस पे हम चाहते हैं कि हमारे जो क्राइम सीन यूनिट है हमारे, उसको हमने बहुत सारा अपग्रेड किया है कि उन यूनिट से जो हमारे कलेक्शन ऑफ डीएनए है, कलेक्शन ऑफ जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो नेचुरली जब आप फॉरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो कोर्ट के लिए भी आसानी हो जाएगी उसको ठीक करने की। सेफ सिटी के हवाले से यहाँ पर एक 2-3 बार कैमरास लगे, फिर उनकी कोई मरम्मत नहीं है, सारे या खराब हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट एक बेहतरीन किस्म का नेटवर्क यहाँ पर नहीं बना सकती सेफ सिटी के हवाले से, ताकि इन क्रिमिनल्स को भी उसमें मॉनिटर किया जा सके और वो सारा निजाम पुलिस के हवाले किया हो और उस पर प्रॉपर फंड्स हो ताकि उसकी मेंटेनेंस भी रूटीन वर्क के साथ होती है। ये फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है। देखें जो हमारे अभी कैमरास लगे हुए हैं कराची में वो 2200 कैमरास हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2200 कैमरास में आज अगर मैं कहूँ तो शायद कोई कैमरा
काम नहीं कर रहा होगा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह 100% वो कैमरास काम कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हमने अपने मेंटेनेंस के सिस्टम को बड़ा रोबस्ट रखा हुआ है, और जिसकी वजह से आप देखें कि आए दिन यही हमारे डिस्क्रेडिट में जाता है कि कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी सीसीटीवी चलना शुरू हो जाती है। तो हमने फिर पैमरा को भी लिखा कि भाई ये सीसीटीवी जब आती है तो हमारा केस खराब हो जाता है, तो इनको मना किया जाए टीवी चैनल्स को कि इस तरह सीसीटीवी ना चलाएं। तो अभी वो पैमरा ने भी हमें ये कहा कि बिल्कुल ये सही है, हम उनको लिखते हैं कि भाई इस तरह की सीसीटीवी मत चलाएं जिसपे केस खराब हो। तो ये कैमरास जो आपने बात की, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100% काम कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जो सारे टोल प्लाजास पे लग रहे हैं, और फिर एक और प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है जिसकी टेंडरिंग प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट होने को है। 10 तारीख को टेंडर्स खुलेंगे, 10 जुलाई को। तो ये फिर कराची में जो हमारे ट्रैफिक के कैमराज हैं वो स्मार्ट कैमराज लगने जा रहे हैं। तो ये सारा पार्ट ऑफ आगे जाके सेफ सिटी के हैं। तो गवर्नमेंट जिस फेज वाइज जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये देर तो काफी हो गई है, ये पहले लगने चाहिए थे, लेकिन अभी अगर जिस तरह से एक्टिविटी जनरेट हुई है और ये कैमराज लगने जा रहे हैं, तो इससे काफी हमारे लिए पुलिसिंग आसान हो जाएगी। एक और चीज जो मैं यहाँ पे वजाहत करूँ कि जब हम कम्युनिटी में गए और हमने कम्युनिटी को कहा कि भाई अगर आप पुलिस की मदद कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट जो आपकी मदद हो सकती है वो ये कि आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट पे कैमरा लगाएं। अगर किसी की रेस्टोरेंट है, किसी का पेट्रोल पंप है, कोई फैक्ट्री है, कोई स्टोर है, आप कैमरा लगाएं, अपने अंदर का भी कैमरा लगाएं और गली में भी कैमरा लगाएं, तो उससे पुलिस के लिए आसान हो जाती है। तो लोगों ने बड़ा बेतहाशा रेस्पॉन्स दिया और पिछले 2-2.5 साल में तकरीबन 40,000 कैमरा सिर्फ स्ट्रीट्स पे लगे। अंदर तो कैमरास मतलब वो अगेन इन थाउजेंड्स हैं। तो ये एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो पुलिस और पब्लिक ने मिलकर की है, जिसकी वजह से आप देखें कि आए दिन हमारा सीसीटीवी कवरेज बहुत बेहतर हो गया। अच्छा जी, तो ये आईजी साहब की बात है, वो कहते हैं कि मुल्जिमान को सजा का खौफ हो तो जराइम कम हो सकते हैं। चालान बनाना किसका काम होता है? पुलिस का। फिर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो सेंट्रलाइज कैसे हों, उनके अंदर क्या फेस रिकग्निशन है, ये अपनी जगह। कानून जो मौजूद है उन पे क्या होता है? फिर कहते हैं कि जी मुतासरीन शिकायतें नहीं दर्ज करवाते, जो शिकायतें दर्ज करवाते हैं उनका आप लोग क्या कर लेते हैं? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। कैमरा जो है वो खराब होता है जी, तो और मीडिया जो है जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज चला देता है वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। बाकी सबने अपने काम करने, जो बाकी गलतियां कर रहे हैं, किसने क्या नहीं करना वो आप बताएंगे, लेकिन आपने क्या करना है ये कौन बताएगा? ये तो खैर सवाल है जो सबके जहनों में, क्योंकि हालात जो है जी इन्हीं बातों बताने के बावजूद भी झुमके तो रहते हैं। खैर, अब जहां पर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो वो बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ईद का दिन है और आज भी ग्राहक मौजूद है मवेशी मंडी के अंदर, और वो वहां पर ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कम कीमत पर, रीजनेबल कीमत पर, जो उनका बजट वो अफोर्ड कर सकते हैं उस कीमत पर जानवर मिल जाए। तो कहां पर कितना रश है? आ गए जानवर, मुल्क भर से आ गए जी, हमारे पीछे भी आ गए जानवर। मुल्क भर से मवेशी मंडियों में क्या इस वक्त सूरत हाल है? खरीदारी कितने उरूज पर है, या फिर अभी भी लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि तीसरे दिन का? मुझे भी, आप मुझसे भी लाइन पे लेके मुझसे भी बात। अशफाक से भी मैं उनका तजर्बा जानूंगी, क्योंकि वो जी बड़ी अच्छी बार्गेनिंग करके आ गए हैं, और कहा ही जाता है कि आप ऐसे शख्स को लेके जाएं जिसको तमाम तरह कम्युनिकेशन स्किल्स और बार्गेनिंग स्किल्स आती हो। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है जी। कराची से अफजल परवेज होंगे, कोयटा से अतिया अकरम हमारे साथ होंगी, लाहौर से नजीर भट्टी हमारे साथ होंगे, पेशावर से अदनान तारिक हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सारे सबको जी एक तो पेशगी जो है वो ईद मुबारक हो। ईद मुबारक आप सबको। वैसे सबसे पहले जी मैं आपको मैं किनका, हमारे जो भाई हैं कराची वाले, उनका हक मारते हुए पहले तज़किरा करूँगा। अफजल भाई, मैं अपना तजर्बा भी शेयर करूंगा। भाई हालात जो है वो मुख्तलिफ मंडियों में मुख्तलिफ हैं। कराची शहर के अंदर भी इतनी मंडियां लगी हुई हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते, जगह जगह। और माशाल्लाह से वो जो रैंप पे खड़ा करके उनको बकरों का और उनका साइज बड़ा बताते हैं। बाज़ औक़ात इंसान ये सोचता है कि इतने महंगे बकरे खरीदने से बेहतर है कि इंसान कोई बछड़ा खरीद ले, कोई गाय खरीद ले। बकरे जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अफजल परवेज मेरे भाई, आप कुछ इसमें इजाफा कीजिए, ऐड कीजिए, फिर उसके बाद हम मुल्क के बाकी हिस्सों का भी रुख करेंगे। क्या सूरत हाल है आज मंडी की? रेट सब भी आए हैं और हाई हैं, और खासतौर पर ये जो बूंदाबांदी के जो शशके हैं इसके क्या असरात पड़ते हैं? रेट कम होते हैं, ऊपर जाते हैं? मिर्जा अहमद अली मुल्तान से हमारे साथ हैं। हाँ जी, वो भी हैं जी। अफजल
जी बिल्कुल सदफ अशफाक, देखा जाए तो यहाँ खरीदारी अपने अरूज पर पहुँच चुकी है क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आज आखिरी रोज़ है। शहरी इस उम्मीद से कराची की मरकजी मार्केट में ख़रीदारी के लिए पहुंचे हैं कि वज़न में ज़्यादा हो और कीमत में कम हो। ये उनकी जो है सबसे बड़ा इम्तिहान है। हाँ। क्योंकि वज़न में तो ज़्यादा है लेकिन कीमतें दुगनी है क्योंकि आसमान से बातें कर रही हैं। जो मवेशी मंडी 700 एकड़ पर मख्तस थी, 13 जनरल ब्लॉक थे जो कि अब मुकम्मल तौर पर खाली होते नज़र आ रहे हैं। जो चंद जानवर कुर्बानी के बचे हैं तो उन पर भी भाव ताव का सिलसिला जारी है। यहाँ इस वक्त जो छोटा जानवर जो 80,000 का 60,000 का होना चाहिए था वो अब 2 लाख और 1,90,000 में फरोख्त हो रहा है, जबकि बड़ा जो जानवर है वो 5 लाख 4.5 लाख रुपए उसके रेट बताए जा रहे हैं। इसी इम्तिहान में शहरी जो है परेशान हाल नजर आते हैं क्योंकि वक्त कम है। घर तो खूबसूरत और अच्छा वजनी भाई शहर के बाहर जाएं जानवर लेने, आज थोड़ा सा आप गाइड कर दें ना कि शहर के बाहर जाएं जानवर लेने या शहर के अंदर ही मुख्तलिफ मकामात पे जो जानवर जहां दस्तयाब हैं वहां का रुख करें और कहां का रुख करें, कोई इलाका बता दें जहां पर रीजनेबल हो मामला। जी अशफाक, देखा जाए तो शहर में इस बार छोटी मवेशी मंडियां बहुत ज़्यादा लगी हैं, वहाँ भी रेट कोई कम नहीं है। वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं क्योंकि शहरी जो है एक जो टोलियों की शक्ल में जाते हैं वहाँ छोटी मंडियों में तो नहीं जा सकते, वहाँ ज़्यादा रेट बताए जाते हैं। जिस तरह यूसुफ गोड नेवल मंडी जो है उसके बारे में बताया गया था वो बहुत सस्ती है लेकिन वहाँ भी रेट बहुत हाई है। सपूरा की जो मवेशी मंडी थी उसके भी रेट बहुत हाई हैं। इसी तरह बैस कॉलोनी हो गया, मलिर मंडी हो गई, वहाँ भी जो है रेट आसमान से बातें करें कुर्बानी के जानवरों की। अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा अफजल हमें सूरत हाल बता रहे हैं, साथ ही रहिएगा। अतिया की जानिब चलेंगे क्वेटा और क्वेटा से जरा हम सूरत हाल जानेंगे। अतिया जरा बताएं, कल परसों आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि लोग जो हैं जी कीमतों की वजह से जी वो कमजोर बकरे खरीद रहे हैं। वैसे उमूमन वहाँ पे दुम्बे ज्यादा खरीदे जाते हैं। आप क्या बताइएगा किस जानवर की खरीदारी ज्यादा है और अब गाहक में इजाफा हुआ है जैसे जैसे बिल्कुल ही ईद अब करीब है, कल ही है? जी बिल्कुल ऐसा है सदफ, अब तो मुकाबला सख्त तरीन हो गया। क्वेटा में जैसे कि दुम्बे का गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है और पहाड़ी बकरे बहुत ज़्यादा शौक से लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पूरा साल जो है वो पहाड़ों पे चराए जाते हैं और जड़ी बूटियाँ खाने की वजह से उनका गोश्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो जायकेदार और लजीज होता है और लांदी भी उसी की बनाई जाती है। इसलिए दुम्बे और बकरों पर ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है और उनके रेट ही बहुत ज़्यादा हाई है। और जैसा कि चिकनाई से दूर रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आज जब मैं देख रही हूँ सूरत हाल तो लोग ऐसे दुम्बे ढूंढ रहे हैं जिनमें चर्बी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जब नमकीन बनाया जाएगा ईद के रोज तो चर्बी में जब वो बनेगा तो उसका टेस्ट ही बड़ा अलग होगा और बड़ा मजा आएगा। मुंह में पानी आ रहा है सोच के ही। और दूसरी बात ये कि रेट की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा इस वक्त तो इस कदर रेट बढ़ गए हैं और अभी हम भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा के यहाँ तक पहुंचे क्योंकि 6-7 बैल जो है वो अपनी रस्सी तोड़वा के खुल गए थे और हम अपनी जान की बाजी खेल कर यहाँ तक आए हैं और बैलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अब तो लोग सोच रहे हैं कि उस दिन वो 6 पैक ही ले जाते तो ज्यादा अच्छा था क्योंकि आज 6 पैक की भी कीमत आसमान पे पहुंच गई है। बकरा मैं आपको बताऊं उस दिन 50,000 के रेट पर था लेकिन आज बकरे की कीमत 80,000 रुपया हो गई है, जिसमें थोड़ा बहुत गोश्त नजर आ जाता है उसकी कीमत। लेकिन उसके बावजूद शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझूंगी कि जॉइंट रोड पर और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त 700 से 800 के करीब छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं और बड़े प्यारे जानवर सिब्बी से जो जानवर आए हैं उनमें बर्बरी बकरियाँ हैं जो बहुत ही हसीन, कद में बहुत लंबी और बहुत ही फरबा जिसे कहते हैं वो जानवर है। और उसमें जो नॉर्मल जानवर है जो बार्गेनिंग करके भी अगर खरीदा जाए तो वो 80 से 90 हज़ार रुपए में पड़ता है, लेकिन उसकी कुर्बानी करने में मजा भी बड़ा आता है। और शहरियों की बड़ी कोशिश है कि वो व्यापारी को किसी तरीके से जो है वो चने चबवा कर और गोली देकर खरीदे, लेकिन व्यापारी भी अपनी जो है ना इतने अरसे की मेहनत करके और कारोबार में बड़ी कालियां तजर्बा रखते हैं, वो भी किसी सूरत कीमतें कम करने पे नीचे नहीं आ रहे और उन्हें अंदाजा है। मतलब चेक करें अतिया ने कितना जबरदस्त तरीके से पूरा वहाँ का जायजा लेके हमें और आप सोचें उनके मुंह में पानी आ रहा है यहाँ पर अगले रोज की डिशेस का सोच के। सोचें इसी वजह से जानवर रस्सियां तोड़वा के भाग रहे हैं। तो बहरहाल भट्टी साहब से बात करते हैं। लाहौर में जानते हैं कि क्या है, जानवर कम दिखाई दे रहे हैं, बच्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, चक्कर क्या है भट्टी साहब, ये क्या हो रहा है? शिकायत करने आए बच्चे क्या? देखिए जो बकरे हैं वो बड़े पसंदीदा हैं, छतरे हैं बच्चों के लिए और माँ बाप को ये जिद करते हैं कि जी हमें जो है वो
बड़े जानवर के बजाय छोटा जानवर चाहे वो खरीदना है, बड़े अच्छे क्यूट से होते हैं, खूबसूरत होते हैं और उन पर खुद सजाते भी हैं। उसके लिए जो है वो उनके सजावट का सामान भी उनके लिए जो है वो खरीदते हैं, उनको जो है वो पहनाते हैं, फिर गली मोहल्ले में घूमते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, कजन्स को बताते हैं कि जी हमने ये जो है वो बकरा लेता है। उनकी समझ के शाम को परेड होती है, सुबह भी परेड होती है, बच्चे लेकर जो शौक से निकलते हैं। तो इसी तरह की मंजर नज़र आ रहा है आजकल हमें गलियों में और घरों के बाहर जो है। और इसी तरह से अलबत्ता बच्चे जो है वो ज़्यादातर छोटे बकरे और छतरे और इस तरह से दुम्बे जो है वो लेकर घूमते हैं। बड़े जो है वो ये भी शौक करते हैं कि वो बड़ा जानवर यानी बैल जो है वो लेकर जो है वो घूमते हैं, तो वहाँ कभी कभार जो है वो हादसात भी पेश आ जाते हैं कि वो छूट जाता है और उसके वजह से मसले मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक दो बच्चे जो कि जिन्होंने बकरे पाले हैं, उनसे पूछना कि किस तरह मोहब्बत इनको हुई है, कैसे जी आपने क्या खरीदा, किस तरह को पाल रहे हैं और कितनी मोहब्बत हुई उनसे, और कल वो ज़िबा होगा तो क्या एहसास आता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमजा। ये मेरे पास मेरा एक बकरा है, वो काफ़ी देर हो गई मेरे पास है, वो 20-25 दिन हो गए हैं मेरे पास वो बकरा है। तो मैं उसका काफ़ी ध्यान रख रहा हूँ, काफ़ी ख्याल रख रहा हूँ, उसे वक्त पे चारा देना होता है, वक्त पे उसे पानी देना होता है, उसका खास ख्याल रखा जाता है। तो जैसे कि सुन्नत इब्राहिमी है तो हमें वो बकरे जो है ज़िबा करने चाहिए, वरना इस टाइम बेटे ज़िबा हो रहे थे तो मेरा दिल नहीं चाहता उसे ज़िबा करने का, पर हमें सुन्नत इब्राहिमी में अमल करते हुए उसे कल ज़िबा कर देना चाहिए। तो किस तरह से बच्चे किस तरह से खेलते हैं, आपके जो कजन्स हैं, खुद आप भी कैसे खेलते हैं के साथ? उन लोग के साथ काफ़ी सारे उन लोग को पहले तैयार किया जाता है, उन लोगों के लिए काफ़ी सारी पहले जाके चीज़ें लेके जाते हैं, जिस तरह उन लोग के पाँव में जानजरे बनाते हैं उन लोग। तो कहते हैं जी काफ़ी बच्चे जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, इनके कजन्स भी, इनके दोस्त भी, और ये इस तरह से शौक जो है वो पूरा करते हैं। बिल्कुल, हमने और एक बच्चे की ज़बानी सुना कि उसके अंदर एक अपने जानवर को कह रहा है हम एक टाइम पे उसे खाना देते हैं, चारा देते हैं, उसे प्यार करते हैं, 20-25 दिन से लाए और फिर सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए उसे ज़िबा करते हैं। उसके पीछे मकसद क्या है? इस बच्चे की ये टीचिंग है, मतलब ज़ाहिर उसे सिखाया जा रहा है, लर्निंग है। दैट इज़ वेरी खूबसूरत कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं और ये गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता, आपका तकवा अल्लाह तक जाता है। तो ये बचपन से ही हमारे यहाँ बच्चों को ये सिखाया जाएगा तो यकीनन कहते हैं ना, क्या बात है, ज़बरदस्त तालीम दी जा रही है। बहुत शुक्रिया नज़ीर, साथ ही रहेगा। अब हमारे साथ मिर्ज़ा अहमद अली मुल्तान से हैं, तो ज़रा उनकी तरफ चलते हैं। और मुल्तान में जी गर्मी भी है, आई गेस पूरे मुल्क में है, लेकिन मुल्तान की गर्मी ज़रा कड़ाके की भी होती है। तो मिर्ज़ा अहमद अली बताएं जी, ग्राहक क्या कर रहे हैं? आज तो बस अब आखिरी दिन रह गया है, कल से ईद है, क्या सिलसिला जारी है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी ऊँट मंडी में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ डीजी खान, दाजल, राजनपुर और सिंध शहजादपुर के इलाके जो हैं ऊँट यहाँ पर लाए जाते हैं। इस वक्त भी सैकड़ों ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत ग्राहक जो है कुछ खास नज़र नहीं आ रहे। गो के यहाँ पर बारगेनिंग का अमल भी जो है वो जारी है। आपको बता दें कि जो ऊँट कुर्बानी की उम्र को पहुँच जाता है, 5 साल की उम्र का ऊँट की जो कीमत है वो 2.5 लाख से शुरू हो रही है, जबकि यहाँ सबसे बड़ा ऊँट जो है वो सिंधी नस्ल का है, जिसके 15 लाख रुपए जो है यहाँ पर डिमांड की जा रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग जो है सुबह सवेरे यहाँ पर आते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद में नहीं आते। इस वक्त भी दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज उम्मीद है कि आज शाम को जो यहाँ मंडी की रौनक एक दफ़ा फिर बहाल होगी। इस वक्त जो है यहाँ पर बारगेनिंग जारी है, लेकिन बहुत थोड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सौदा बनता जो है वो किसी का भी नज़र नहीं आ रहा, नर्ख ज़्यादा होने की वजह से। जबकि यहाँ दूर दराज इलाकों से आए हुए जो ऊँटों के व्यापारी हैं, उनकी तरफ से वापसी का सफ़र जो है, वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ईद के 2 रोज़ तक जो है ये मंडी यहाँ पर रहेगी। कुछ लोग आज चले जाएंगे, कुछ ईद की शाम को चले जाएंगे और कुछ उससे अगले रोज जो है ये बिल्कुल मंडी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर जानवर मंडी की बात करें तो वहां भी सूरत हाल यही है कि एक तो मौसम शदीद है, गर्मी है, लोग घरों से अभी बाहर नहीं निकल रहे। दूसरा, आज जो है बड़े जानवरों की जो मंडी है वहां पर जो है ग्राहक बिल्कुल मौजूद नहीं है। जो छोटे जानवर हैं उनकी कीमतों में भी जी पहले से ज्यादा जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी अब भी वेट कर रहे हैं कि शायद आज रात तक जो है कीमतें कुछ कम होगी, क्योंकि व्यापारी हजरात जो है वो दूर दराज इलाकों से आए होते हैं और ईद करने के लिए अपने घर उन्होंने जाना होता है। तो आज शाम उम्मीद की जा रही है शहरों की तरफ से कि शायद रेट कम होंगे और वो कुर्बानी का जानवर खरीद पाएंगे। इस वक्त यहाँ मंडी में जानवर तो हैं, लेकिन ग्राहक जो है वो तादाद में नजर नहीं आ रहे। चलें जी, आप पेशावर का रुख कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो भाई अदनान भाई, काफी देर से आप भी मौजूद हैं, नर्ख जरा बताएं कि वहां पर पेशावर में क्या सूरत हाल है, क्या हिसाब किताब है वहां पर?
जी बिल्कुल, पेशावर में गुज़श्ता रात की बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन पेशावर की मंडियों का रुख जो है, रेट जो है वो कम नहीं हुआ। पेशावर की मंडियों में आज भी जो है, मवेशी मंडियों में जानवर ज़्यादा है, गाहक ज़्यादा है और कीमतें भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जानवर ज़मीन पर, कीमतें आसमान पर। जिन शहरियों ने जानवर खरीद लिया है उन्होंने कसाई बुकिंग के बाद अब छुरियाँ जो है तेज़ कराने का मरला जो है वो शुरू कर दिया है। मैं पेशावर के एक दुकानों के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी दुकानें भी सज चुकी हैं, जहाँ पर छुरियाँ जो है वो तेज़ कराई जा रही है। गुज़श्ता साल जो छुरी 500 या 600 में मिल जाती थी वो अब 800 रुपये में मिल रही है। मुख्तलिफ मकामात पर छुरी, टाकू, टोके जो है वो लिए जा रहे हैं, ख़रीदे जा रहे हैं। खूब गहमा गहमी है, मंडियों में भी रश है, बाज़ारों में भी रश है। कहीं पर चारा खरीदा जा रहा है तो कहीं पर छुरियाँ तेज़ कराई जा रही है। और ज़्यादा लोगों को परेशानी अभी भी है कि जिन्होंने जानवर खरीद लिया उनको अब कसाई नहीं मिल रही, क्योंकि कसाईयों के रेट जो है वो भी आसमान पर बातें कर रहे हैं। जो 8,000 9,000 में बैल जो है वो ज़िबा हो जाती है, वो 15 से 18,000 रुपये मांग रहे हैं। ये छुरी मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, गुज़श्ता साल इसकी कीमत तकरीबन 500 रुपये थी, इस साल जो है 800 रुपये में फरोख्त हो रही है। जो छुरी 40 रुपए में तेज हो जाती थी अब वो 100 रुपए जो है वो लिए जा रहे हैं। तो हर चीज़ की महंगाई के साथ छुरियों जो है उनकी कीमत भी बढ़ गई है। और खासकर नेशनल टीवी पे आप हमें छुरियां दिखा रहे हैं हिला हिला के, ये छुरियां किस पर्पस के लिए वो ये भी बता रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि इसका मतलब तो ये है ना अदनान के बस खरीदारी हो गई, जानवर खरीद लिए गए, अब तो दूसरे मरहला जो है कि छुरियां तेज करवाना, चाकू तेज करवाना, तो क्या व्यापारी चले गए हैं मंडियों में, क्या मुकम्मल हो गई खरीदारी? जरा ये तो बताएं पेशावर से। गुज़श्ता 15 रोज़ की बात करें तो पेशावर की मंडियों में इतनी गहमा गहमी नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 दिन देखे थे, गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है शहरी बहुत ज़्यादा आए हैं, क्योंकि जानवर लेना है। ईद अब कल ईद है, तो रात गए तक भी पेशावर की तमाम छोटी बड़ी मंडियों पे, शाहराहों पर, जहाँ जहाँ पर जानवर थे वहाँ पर शहरियों की खूब गहमा गहमी थी, जानवर खरीदे जा रहे थे। गो के पेशावर में कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो 2 दांता जो है वो 1,60,000 में गुज़श्ता साल मिला था, वो 2,50,000 में भी मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन शहरी जो है उन्होंने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर तो ले रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रश है यहाँ पर, ज़्यादा लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कसाई को ये डिमांड करके अपनी छुरी साथ लेकर आए, क्योंकि छुरियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल गई। यहाँ पे टोके छुरियाँ जो है मिल रही हैं, टोका जो है वो तकरीबन 1500 से 2,000 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जो गुज़श्ता साल जो है वो 800 का मिल रहा था। तो कीमतें जो है वो बढ़ गई है, लेकिन शहरियों की खरीदारी अभी भी जो है वो जारी है, जानवर जो है खरीदे जा रहे हैं। चले, थैंक यू सो मच। मैं सदफ अब्दुल जब्बार का भी शुक्रिया अदा करने वाला था, अति अकरम, इसके साथ साथ अदनान तारिक, फिर मिर्जा अहमद अली साहब और नजीर भट्टी, अफजल परवेज और अशफाक सबका बहुत शुक्रिया। तो बात दरअसल है कि भाई ये जो बातें कर रही थी ना सदफ, एक तो लड़कियों को जो है ना इस मामले में दिक्कत का पता नहीं होता। भाई जानवर लेने से पहले मैंने कसाब का पता किया कि कसाब मिलेगा, क्या रेट्स हैं, क्या हिसाब किताब है, पहले उसको बुक किया। फिर ये जो आप छुरियां चाकू देने जाते हैं ना आप ये तेज करवाने के लिए, तो वहां पर पहले से दे के आते हैं, और अब तो इतना रश पड़ जाता है कि 1 से 2 दिन पहले वो वसूल करते हैं और फिर उसके बाद आपको देते हैं। साल में एक दफा काम करना पड़ गया तो इतना शोर डाल दिया। यही काम ये रोज आके हम क्या करें, क्या सारे ये काम साल नहीं? कर रही होती हैं, वो तो कभी रोना नहीं रोती कि हम ये कर रहे हैं, हम किचन में ये बना रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। एक जरा सा एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ गया, टीवी पर ही आके रोना शुरू कर दिया। तो यही करना होता है ना, जाहिर है प्रचार करेंगे तो फिर लोगों को ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में मैं इनसे निपटती हूँ। बकरे गायब, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं ईद से पहले जो डिस्कस करने, और एक बड़ा मसला ये आ गया है कि हम गोश्त की कीमतों की, जानवरों की कीमतों की बातें कर रहे हैं, तो सब्जी, टमाटर, दालें सब महंगी हैं। चिकन की प्राइस उमूमन बकरीद से पहले कम हो जाते हैं, लेकिन जनाब वो भी रेट पूछे मुझसे 700 से 800 रुपए तक जा पहुंची है। करेक्ट 750 से 800। और आप ये देखें कि वैसे कीमतें कम हो जाती हैं। हाँ। सब्जियां आपको पता है मसाला जात जो इस तरह से लाजमी जो होते हैं सालन में डलने के, मैंने तस्करा किया आपसे कि अदरक 240 रुपए पाव, लहसुन 100 रुपए पाव, फिर उसके अंदर टमाटर 120 रुपए किलो, आलू जो है वो 100 रुपए किलो, प्याज जो है वो 80 से 100 रुपए किलो। यानी कि गर्ज ये कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी कीमतों में आपको कमी देखने में मिले, और जो कि अदरक और लहसुन ज्यादा इस्तेमाल होता है तो फिर आप देखें। तो ये सूरत हाल है। जहाँ से बस सखर से हमारे साथ हैं, जरा उनसे सूरत हाल जान लें। जहाँ से बताएं आप हमें, हम तो चिकन का रोना है, हम तो सब्जियों को भी पड़ लग गए हैं। ओवरऑल क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखें हमारी तो हर ईद ही महंगाई की नजर होती है, तो सखर में भी इस वक्त जो महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। आटा हो, चीनी हो, दालें हो या अशिया खुर्दनोश हो, तमाम तरह की जो कीमतें हैं इस वक्त वो गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। अगर हम स्पेशली चिकन की बात करें तो अमूमन जब भी बड़ी ईद आती है तो चिकन की कीमतें कम होती हैं, लेकिन इस दफा जो चिकन की कीमतें हैं वो आउट ऑफ
कंट्रोल हो चुकी हैं। 750 रुपए फी किलो के हिसाब से जो चिकन है सखर की मुख्तलिफ मार्केट्स में इस वक्त मिल रहा है। जब तक ये शाम तक जो इसकी जो कीमतें हैं वो तकरीबन 800 850 तक पहुंचेगी, क्योंकि जब भी चिकन ज्यादा लोग खरीदेंगे तो मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा और वो जो मुनाफाखोर हैं मुर्गी फरोख्त वो यही बहाना बनाएंगे कि चिकन शॉर्ट है, चिकन कम है, तभी इसकी कीमतें जो हैं वो 850 से 800 तक जा पहुंची हैं। इस हवाले से जिला इंतजामिया का बड़ा किरदार होता है कि अगर कहीं मुनाफाखोरी की जा रही है, अगर किसी चीज की जायद कीमतें वसूल की जा रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो सखर में ऐसा लगता है कि जिला इंतजामिया नाम की कोई चीज ही नहीं, जिसको जो दिल चाहता है वो रेट वसूल करता है, फिर वो चाहे सब्जियों के हो, आटे के हो, दालों के हो या चिकन के हो। चिकन इस वक्त जो है कि जो शहरी बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, नहीं ले सकते, छोटा गोश्त नहीं खा सकते, नहीं ले सकते, तो वो चिकन खा के ईद पर गुजारा करते हैं। लेकिन लगता है ऐसे कि इसी ईद पर जो है शहरी जो आवाम है वो चिकन नहीं खा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो चिकन फरोश हैं उन्होंने अपनी कीमतें जो है मनमानी आवाम से वसूल कर रहे हैं। तो सखर के शहरी काफी परेशान हैं कि वो ईद पर अच्छी चिकन खाने से भी रह जाएंगे, चिकन खाने से भी रह जाएंगे। ना सिर्फ सखर के हालात हैं जी, मुल्क भर में ऐसे ही हालात हैं, आवाम के साथ यही हो रहा है। तब आप देखें कि वो किस तरीके से हर चक्की में पिस रहा है, महंगाई से लेके चिकन की कीमतें, एवरीथिंग। अच्छा जी, अब हम जरा सब्जियों की बात कर रहे थे, चलो सब्जी खा लो, गोश्त नहीं मिल रहा। तो लाहौर और कराची से जी हमारी नुमाइंदगान हमारे साथ होंगी। सिद्रा गयास पहले हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो सिद्रा हमें लाहौर से सूरत हाल बताएंगी। सिद्रा, बताइएगा कि क्या सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं या वही हैं जो अब से कुछ दिन पहले थी? ईद की तनाजुर में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, जरा बताएं हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी में सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ और ईद कुर्बा की आमद है। जैसे ही ईद कुर्बा करीब आती है, सब्ज मसाला जात की डिमांड में इजाफा हो जाता है। जैसे ही डिमांड में इजाफा होता है तो उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आपको क्या लगता है सब्जियों के रेट बढ़े हैं और कौन कौन सी चीज़ का रेट आपको लगता है बढ़ गया है? मुझे तो अभी मैंने लिए हैं, टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची लिए हैं, उनके रेट से बहुत हाई हो गया है। पहले टमाटर 40-50 रुपए किलो थे, अब टमाटर 180, 200, 250 रुपए किलो मिल रहे हैं। और ऐसे ही मिर्चें जो थी बहुत हाई रेट उनके हो गए हैं। सब्ज मसाला जात की बात करें जिनमें हरा धनिया, हरी प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन जो कि हर खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इनके रेट पे जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अदरक की कीमत कुछ दिन पहले जो है वो 600 रुपए किलो थी, अब बढ़ के जो है वो 800 तक जा पहुंची है। इसी तरह हरी मिर्चें जो है वो 150 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि ऐसे त्योहारों पर चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि उनको भी रिलीफ मिल सके। जी अच्छा जी, आप देख लें कि सिद्रा ने भी बता दिया लाहौर में सूरत हाल क्या है, तो अब बस अब देख लें कि करना क्या है, क्योंकि मसला दरअसल ये है कि गोश्त को वैसे ही सिर्फ भून भून के तो नहीं खा सकते, उसके अंदर भी आपको अदरक वगैरह की जरूरत पड़ती है, मसाला जात की जरूरत होती है, उसके अंदर भी और भी कई तरीके बताए थे ना कि वो पता नहीं, लेकिन कच्चा पपीता थोड़ा सा एक फ्लेवर ऐड कर देता है, देसी तरीका है। बाकी चीजें बहुत अवेलेबल है जी, बाकी भाई इससे हटके एक और चीज मैं बता रहा था कि भाई ये जो जानवरों के चारे हैं इनकी कीमतों में इतना डिस्क्रिपेंसी आ रही है। मतलब एक वक्त आप किसी एक जानवर का खुराक लेके आए तो 500-600 रुपए सिर्फ एक जानवर की, छोटे जानवर की आपको आराम से मिल पाएगा उसके अंदर। फिर उसकी वजह ये नहीं है कि जानवर आपका ज्यादा खा रहा है, मतलब उन चीजों की जो चारा, सब्ज चारा है 120 रुपए 130 रुपए किलो, चने के छिलके तक जो है वो 120 से 130 से लेकर 200 सवा 200, यानी कि कुछ तो मतलब ये है कि दोनों हाथों से लूट भी रहे हैं इस मौके की मुनासबत से फायदा उठाते हुए। तो बहरहाल बंदा करे तो क्या करे, कैसे मैनेज करे चीजें जी, एक काम कर लेते और प्राइस कंट्रोल नहीं है। हाँ। कोई पूछने वाला नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अशफाक, ऐसी सूरत हाल में हम एक काम कर लेते हैं, वो ये करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। हम और कर भी कैसे, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, इस दौरान हम पानी पी लेंगे। लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा। ऐसा नहीं है भाई, शहरों के बीच में लारी अड्डे तो होते ही हैं, पहले लारी अड्डे होते थे, बस अड्डे। तो चक्कर ये है कि ईद उल अजहा की तातीलात जो है वो आते ही कई लोग कुर्बानी करते हैं, कई लोग शहर में क़याम करते हैं, कई लोग अपने अपने घरानों को, अपने अपने घरों को रुखसत होते हैं, अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए रुखसत होते हैं। तो क्या सूरत हाल है बस अड्डों पर, यह हमें बता रहे हैं अनवर खान। देखिए, ईद उल अजहा की तातीलात का आगाज़ हो गया है। वो अफराद जो कि ट्रेनों के जरिए अपने अहल खाना के साथ ईद की खुशियाँ मनाना चाहते थे, अब उन्होंने रुख किया है शहर में कायम मुख्तलिफ बस अड्डों का। और इस वक्त कराची से सक्कर का किराया 2000 रुपये
और अगर आप यहाँ से बन्नू जाएंगे तो बन्नू जाने का किराया तकरीबन 6,500-7,000 रुपये। वजीरिस्तान तक टोटल किराया 10,000 खर्चा होता है। जब उधर से गाड़ी 10-10, 5-5 उठा के लेके आएगा उसका क्या होगा? गाड़ी उधर से खाली आते। मुश्किलात तो हम बूढ़ा आदमी है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते। ईद की खुशियाँ हैं और महंगाई है और लोगों को खुशियाँ बहरहाल अपने घर वालों के साथ ही मनानी पड़ती हैं। तो इस वक्त किराए में इजाफे के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद अपने अहल खाना के साथ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए रवाना हो चुकी है और बाद लोग अभी भी रवाना हो रहे हैं। जी तो जी बसों के जो फेयर हैं, जो रेलवे के जो किराए हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो लेकिन खुसूसी ट्रेनें चलाई जाती हैं, ईद पर यह तमाम किया जाता है। तो लाहौर में क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं मोहम्मद मजहर इकबाल। जी, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से बड़ी तादाद में यहाँ के रहायशी ईद उल अज़हा पर अपने प्यारों में ईद उल अज़हा मनाते हैं और ज़्यादातर लोग रेल का सफ़र करते हैं। रेलवे ने कराची से पेशावर के लिए, कराची से लाहौर के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं ताकि लोग बहफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें। लाहौर रेलवे स्टेशन पर यहाँ से लाहौर से जो दीगर शहर हैं वहाँ जाने वाली ट्रेनें वक्त पर हैं, ताहम कराची से आने वाली जो 2 ट्रेनें हैं उनमें फरीद एक्सप्रेस 5 घंटे जबकि खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा है। मैंने लाहौर से रावलपिंडी जा रहा हूँ। बेहतरीन सफ़र है, लोकल में ख्वार नहीं होना पड़ता। बेहतरीन यानी कि ट्रेनें इन्होंने चलाई हैं, बड़ा अच्छा इकदाम इनका है। इंतज़ामात के हवाले से अगर हम बात करें तो रेलवे ने यहाँ पर मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र कुछ अजाफी बेंच यहाँ पर लगवाए हैं और ईद के रोज़ तीनों दिन, ईद, टरू और मरू के रोज़ किरायों में 33% रियायत का ऐलान किया है कि जो लोग इन दिनों में ट्रेनों में सफ़र करेंगे उनको 33% जो है वो किराए में रियायत मिलेगी। जी 33% पासिंग नंबर। चलो ठीक है, दुआ है कि सब साथ खैरियत के साथ अपने घर पहुंचे और अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं और आप भी अपनी ईद भरपूर तरीके से मनाएं, साथ में उन लोगों को शामिल करें जो मुस्तहिक है। बिल्कुल, आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से आपको बताएं, अपनी मार्केटिंग खुद करें। 10 बजे हम हाजिर होंगे, 12 बजे तक आपके साथ रहेंगे। ईद के तीनों दिन आपके साथ रहेगा, उसके अलावा भी साथ रहेगा वैसे तो, लेकिन बात यह है कि ईद के तीनों दिन साथ रहेगा। और बहुत मौज मस्ती मेला आपके लिए बहुत जबरदस्त। अल्लाह करे आपको मुनासिब जानवर कीमत जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक की मिल जाए। शाद रहिए, आबाद रहिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक। ईद मुबारक पेश की।